हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सी नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और आज सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं ये बनाने वाला हूं, जिनका भी एग्जाम इस पर्टिकुलर जुलाई महीने यानी जुलाई 23 एग्जाम्स में जो बच्चे अपीयर करने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कई टॉपिक्स इस वीडियोस में बता रहा हूं और लगातार इसकी सीरीज आपको मिलती रहेगी, जिसमें आपको कई इंपॉर्टेंट बातचीत पता चलेंगे कि कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं इस वीडियो में पेपर 8 यानी कि कॉस्ट का जो पेपर 8 आपका सीएमए इंटर के एग्जाम्स में होता है वो कवर करने वाला हूं, और ऐसे ही आने वाले और दिनों में मैं आपको बाकी पेपर्स के बारे में इनसाइट्स दूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका कॉस्ट का एग्जाम यानी कि कॉस्ट का जो ओल्ड सिलेबस और वैसे न्यू सिलेबस दोनों में सेम ही डेट पे एग्जाम है, बट पर्टिकुलरली दिस वीडियो इज फॉर ओल्ड सिलेबस, बट न्यू सिलेबस वालों के लिए भी डेट सेम है। ओल्ड सिलेबस में 21 जुलाई को आपका कॉस्ट का एग्जाम होने वाला है, और उससे पहले जब आप एग्जाम दे के आओगे, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, बट अगर आप एक एक ग्रुप दे रहे हो तो समय है आपके पास जिधर आप कवर कर सकते हो। मान लो आप दोनों ग्रुप एक साथ अपीयर कर रहे हो और आप एग्जाम दे के आए हो और उसके अगले दिन आपको एग्जाम वापस देने जाना है कॉस्ट का, तो जो रेलिवेंट टाइम आपके पास मिलता है उसमें बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे निकले पहले मैं वो बताने वाला हूं। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर डे बिफोर एग्जाम। डे बिफोर एग्जाम के लिए सबसे पहला स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कॉस्ट सिंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो इसमें हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो सर ज्यादा प्रैक्टिस कैसे करें कम टाइम में, वही मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले समरी बुक जो मेरी है वो आप जरूर से जरूर दोहरा लीजिएगा कि समरी बुक आपने पूरा का पूरा कवर कर लिया है, समरी बुक आपने अच्छे से पढ़ लिया है, ताकि जब समरी बुक आप पढ़ लोगे तो आपको सारी प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स उस चैप्टर के रिकॉल करने लगोगे आप। उसके बाद आप जैसे जैसे मैं ये करवाता हूं आपको बताता रहता हूं क्लास में कि ये 2 सवाल 3 सवाल इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं, 2 से 3 सवाल आप वो सब हर चैप्टर के कर लो कवर। और अगर आपके पास पास्ट ईयर पेपर का एक जगह एकत्रित किया हुआ है सारा रिसोर्स, जो कि हम भी आपको करके देते हैं, विच वॉज स्टिल रिटन एग्जाम जब तक होता था उतना तक का हमारा आपको दिया हुआ है, और उसके बाद जितना रिसेंट एग्जाम्स हुआ है वो अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्म में भी है तो एटलीस्ट उसके ही 2 से 3 सवाल अगर आप बना लोगे तो गेम ओवर, उतना ही करने से काम हो जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि हम सबसे ज्यादा मेहनत उन चैप्टर्स में करें तो ज्यादा हम करने वाले एग्जाम हॉल में जाके अटेम्प्ट, जो मैं नीचे दिए गए कई वीडियोस में बताने वाला हूं। ओके सर, सबसे पहले बात जो मैंने बोला वो यही है कि रेफर द डे बिफोर एग्जाम बुक, और उसके बाद प्रैक्टिस 1 to 2 सम्स ऑफ ईच चैप्टर कवरिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं नीचे बताऊंगा आपको। एग्जाम डे पे आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह सुबह थ्योरी और एमसीक्यू यानी एक बार थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज जितने एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस के क्वेश्चंस है दोहरा के रखने हैं, यानी एक बार रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है, बस काम खत्म। मैं नहीं प्रेफर करता उस दिन आप कोई वीडियो देखो, ना तो मेरा ना किसी का भी, क्योंकि सुबह सुबह वीडियो देखने से आपको ये लगता है कि वो जिस स्पीड से चल रहे हैं और आप जो कवर कर रहे हो वो प्रॉपर रहेगा कि नहीं। मैं बोलूंगा सेल्फ रीडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। आप अपने हिसाब से आंसर टिक करते रहो, हर 10 के बाद चेक कर लो, हर 10 क्वेश्चन के बाद चेक कर लो, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता रिविजन करने का, और आपको ध्यान भी रहेगा। वरना आप सुनोगे ना तो आपको ये लगेगा हाँ यार मैं भी तो यही सोच रहा था, बट एग्जाम में जाके भूल जाओगे वो बात। तो मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से चलिएगा। फिर आता है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न के बारे में आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो सीएमए इंटर का ये पेपर नंबर 8 के लिए एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके का होने वाला है ओल्ड सिलेबस में, जहां पे सेट ए कंपलसरी रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको पक्का से पक्का अटेम्प्ट करना है, और इसमें 12 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, 7 ट्रू फॉल्स रहने वाले हैं, और 6 फिलिंग द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग। मेरे को ज्यादा चांस फिलिंग द ब्लैंक्स का लगता है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग बाकी पेपर्स में बहुत पूछा जाता है, इस पेपर में फिलिंग द ब्लैंक्स का ज्यादा चांस है। एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आंसर डिजायर्ड है वो किसी को नहीं पता। तो इसको लेके ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे आप एग्जाम हॉल में। अगर आपको लगता है आपको 6 में से 3 या 2 ही आ रहा है करके छोड़ दीजिएगा, बाकी 4 के लिए जगह छोड़ के आगे बढ़िएगा। आप अपना टाइम इंडल ज्यादा मत दीजिएगा इसमें, और इसमें भी कितना टाइम देना है वो भी मैं बताने वाला हूं। ध्यान से रखिएगा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो लास्ट में जाके हमें सारी बातें लिख देनी है, चाहे कुछ आए दिमाग में, छोड़ के कुछ नहीं आना है। अब आता है बात सेट बी। सेट बी में
15 नंबर करके 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 7 दिए रहेंगे आपको, यानी आपके पास 2 ऑप्शंस है जो आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो खूब ज्यादा ऑप्शन दिया हुआ है, इसके कारण आप बहुत आराम से अपना पेपर 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। आइए बात करते हैं कैसे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी में डिवाइडेड रहेगा, जहां हर एक क्वेश्चन को 7+8 या 8+7 के माध्यम से तोड़ा जाएगा। हो सकता है कोई 7 में 2+5 भी कर दे, बट उसमें वो 2 बहुत ही इजी थ्योरी रहने वाला है, तो ज्यादा पैनिक करने का दरकार नहीं है। अब बात आता है 2 का ए में, ये लोग या तो मटेरियल या तो लेबर का क्वेश्चन पूछते हैं, और 2 का बी में ओवरहेड्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी अगर आप ये 3 चैप्टर रिवाइज करते हो तो आप एक सेट कंप्लीट करते हो, तो रिवीजन वाइज ये तीनों साथ में आने चाहिए ताकि आपका एक सेट कंप्लीट हो जाए। फाइन। इसके बाद एक सेट रहता है थ्योरी और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर, फिर आपका रहता है कॉस्ट शीट या जॉब कॉस्टिंग, यानी वही कॉस्ट शीट बनाना जॉब का भी, और साथ ही साथ उसके रहता है प्रोसेस कॉस्टिंग और ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। तो मेरा मानना यही रहेगा रिवीजन करते वक्त भी आप ये दोनों चैप्टर्स को साथ में करें कि आपका दिमाग सेटल इन हो रहा है कि ये दोनों सम हम साथ में करने वाले हैं एग्जाम हॉल में। फाइन सर। और उसके बाद आता है 5 का ए और बी, जो कि फिक्स है, सर्विस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पूछा जाता है। 6 का ए और बी दोनों मार्जिनल कॉस्टिंग रहता है ज्यादातर। लास्ट क्वेश्चन फिर भी हो सकता है कि मार्जिनल की जगह बजट पूछ ले, बट 90% चांस है मार्जिनली पूछेगा। और फिर 7 का ए बजट और स्टैंडर्ड रहने वाला है। तो अगर आप इस तरीके से एनालिसिस करके जाओगे तो आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपका दिमाग में रहेगा कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है। लास्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि थ्योरी रहने वाला है, जिसमें 3 शॉर्ट नोट लिखने पड़ते हैं 4 में। फाइन सर। सर अब इसमें छोड़ना कौन सा चाहिए? मेरा प्रेफर तो यही है कि 3 और 8 अगर हो सके अवॉइड करना चाहिए, अनलेस अदरवाइज आपको कोई प्रैक्टिकल चैप्टर जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा ब्लैंक हो आप, तो आपको 3 करना ही पड़ेगा, वरना तो मैं बोलूंगा 3 और 8 एलिमिनेट कर देना चाहिए। और वही बात मैंने नीचे समझाया भी है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर 8 के लिए है, विच इज कॉस्ट पेपर, जो आप देने वाले हो इस बार जुलाई में। उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं एग्जाम में, क्या क्या टॉपिक्स हमें हर चैप्टर से देख के जाने हैं कंपल्सरीली, इसके सम्स तो छोड़ने ही नहीं है बॉस। बताइए सर। सबसे पहले मटेरियल चैप्टर में आपको ईओक्यू और अदर क्वांटिटेटिव लेवल्स निकालने के सम्स पक्का से पक्का देख के जाने हैं। लेबर के आपको रोआन और हेल्थ से प्लान पढ़ के जाना है। ओवरहेड्स में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस बार, अंडर ओवर रिकवरी यानी अब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट, और एक साइमल्टेनियस इक्वेशन से जो हम सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को रीअपोर्शन करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में रिकंसिलिएशन वाला टॉपिक, रिकंसाइलिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट। कॉस्ट शीट में जो बेसिक प्रॉब्लम है, जहां अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड आर इतना % ऑफ वेजेस, या फिर जो एडमिन ओवरहेड आर इतना % ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह वगैरह। इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट यूनिट जो हम निकालते हैं ना, कि कितना यूनिट्स बना है हर एक खर्चे के प्रति, अगर ओपनिंग WIP है और फीफो मेथड अप्लाई करते हैं तो, या फिर विदाउट ओपनिंग WIP के सम्स। फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में NRV मेथड यूज करके जो सम्स आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे बाई प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट दोनों रहता है, और किसी का प्रॉफिट मार्जिन दे देता है, किसी का नहीं देता, तो जो बैलेंसिंग फिगर करके निकालते थे। फिर आता है सर्विस कॉस्टिंग, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो कि टन किलोमीटर का जो सम्स होता है वो, और एक होटल्स के सम्स, जहां पे हम जो हमारे रूम्स डे होते हैं उस हिसाब से जो सम्स करते हैं। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जहां पे नोशनल प्रॉफिट का जो अमाउंट ट्रांसफर टू PL वाला पार्ट जो हमने 3-4 केसेस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली 2/3 वाला ऑफ नोशनल प्रॉफिट वाला सम्स आता है, और एक आ सकता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने का या तो सम्स। फाइन। मार्जिनल कॉस्टिंग में CVP के एडवांस सम्स यानी टेक्निकल सम्स, जो कि बड़े बड़े सम्स होते थे, जिसमें हमें खोजना पड़ता था किस तरीके से हम बाकी के मिसिंग फिगर वैल्यूज निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग में परचेज वर्सेस प्रोडक्शन का सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वेदर एक कंपोनेंट को बाहर से परचेज करे कि इन हाउस प्रोडक्शन यूनिट बैठा ले। इसके बाद बजट में हम देख सकते हैं फ्लेक्सी बजट, परचेज बजट, दोनों इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सी बजट का सम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू परचेज बजट, बट बेस्ट आपके लिए रहेगा परचेज बजट बनाने से आपको प्रीवियस सारे बजट के प्रैक्टिस हो जाते हैं।
इन दोनों के साथ एक रिलेटेड कॉमन टॉपिक है जो बजट में भी आता है और मार्जिनल में भी, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। इसलिए मैंने इसको मार्जिनल और बजट के बीचों बीच लिखा है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों को सूट करता है। और इसके टॉपिक के एक सवाल जरूर बना के जाइएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ ही रिवाइज हो सकता है कि जब कोई बॉटलनेक कैपेसिटी है हमारे पास, कुछ कमी है हमारे पास या तो रॉ मटेरियल का या लेबर आवर्स का, तो किस तरीके से हम बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करते हैं। लास्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप 1 कॉस्टिंग। यहां होता है हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेम कंप्लीट की, क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट देख के जाने हैं। अब मैं बताने वाला हूं आपको कि अटेम्प्टिंग सीक्वेंस क्या होना चाहिए इस एग्जाम में, किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, कौन से बाद में, कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना चाहिए वगैरह वगैरह, और वो 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है वो कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। पहला, आपको कॉस्ट के पेपर में, जो कि सीएमए इंटर का ग्रुप 1 कॉस्ट का पेपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें आपको 20 मिनट देने चाहिए। अगर 20 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो एक बार आगे बढ़ देना चाहिए, जहां मैंने पहले भी बोला था फिलिंग द ब्लैंक्स में टाइम लग सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना चाहिए, जो कि 30 मिनट में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में मटेरियल लेबर ओवरहेड रहता है और वो बेस्ट पार्ट रहता है स्टार्ट करने के लिए। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा मैंने पहले भी बोला था आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 में सर्विस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रहने वाला है, तो आप उसके बाद सर्विस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सम्स करोगे। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4, जो कि थोड़ा सा बड़ा सेट होता है कंपैरेटिव टू अदर सेट, क्योंकि उसमें प्रोसेस भी रहता है और कॉस्ट शीट भी रहता है, तो फॉर्मेट बेस ज्यादा बड़ा हो जाता है वो, उसके बाद आप वो करोगे। तो 20 मिनट में क्वेश्चन 1 किया, 30 मिनट करीब आपने क्वेश्चन 2 किया, 30 मिनट करीब क्वेश्चन नंबर 5 किया। अब आप लग जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें आप 40 मिनट भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगता है। और मान लो मार्जिन मैंने यहाँ 10 मिनट का सारा क्वेश्चन मिला के दे दिया। फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 अगेन करोगे, जो कि स्टैंडर्ड और बजट से है, जहां मैं मानता हूं 30 से 35 मिनट लगना है। और लास्ट में मार्जिनल में एक सम्स में कम टाइम और एक सम्स में ज्यादा टाइम, हेंस सम अप्स टू 30 मिनट्स ऑफ टाइम। तो सर इसके बाद भी तो हमारे पास टाइम बच गया। यस, तो वो तो पहले बफर टाइम है। अगर कोई बच्चे को ज्यादा टाइम लगता है 2-4 मिनट सब में, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आप कोई एमसीक्यू छोड़ के रखे हो, फिलिंग द ब्लैंक छोड़ के रखे हो, तो क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो जाके तुरंत कंप्लीट कर देना, ताकि 100% पेपर कंप्लीट हो जाए। और रिवीजन जितना कर सको रिवाइज कर लेना कि कोई टेक्निकल गलती तो नहीं कर दिया। इसके बाद रीडिंग टाइम का यूटिलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सेंटर्स में बोलते हैं कि रीडिंग टाइम मिल नहीं पाता है, बट जितना मिले उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं, प्लीज पूरा पेपर मत देखिएगा, कभी मत देखिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगा कि कौन सा करे, ये टफ आ गया, अरे पैनिक कर जाओगे। तो पैनिक नहीं करना है अगर पेपर टफ भी है तो, क्योंकि ऑप्शंस है, हम संभाल लेंगे पेपर। और टफ है तो सबके लिए टफ है, मेरे अकेले के लिए टफ नहीं है। अब बात आता है हम कैसे 15 मिनट को यूटिलाइज करें। सबसे पहले आपको जितना हो सके एमसीक्यू वहीं के वहीं सॉल्व कर देना चाहिए। पढ़ते ही जैसे लग रहा है आपको बी है, बगल में छोटा सा डॉट बना दिया, सी में छोटा सा डॉट बना दिया, बी में छोटा सा डॉट बना दिया, ऐसे बढ़ बढ़ के आगे बढ़ सकते हो। मैथ दी फॉलोइंग है, हल्का हल्का लिख दिया 1 2 3 4, फिलिंग दी ब्लैंक से 1-2 वर्ड लिख दिया, वहीं ट्रू फॉल्स से टीएफ 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 लिख के चले गए। तो पहला तो 10 मिनट आपको जितना हो सकता है एमसीक्यू, यहां अगर टाइम बचा लोगे तो जो मेन टाइम है 20 मिनट वो भी कम होने लगेगा। और रीड ओनली 2 क्वेश्चंस, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आप पहले अटेम्प्ट करने वाले हो। तो अगर आप जो पहला 2 अटेम्प्ट करोगे वो एक बार पढ़ के रखो कि आपका साइकोलॉजी रेडी रहे कि इस टॉपिक को अब करना है अटेम्प्ट। ज्यादा पूरा पेपर पढ़ने की और मत जाना। अगर आपका कोई और सीक्वेंस सोचा हुआ है तो आप जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा है कि अगर आपको लगता है 2, 5, 4, 7 और 6 में आपको कोई एक चैप्टर नहीं अच्छे से किया हुआ, लाइक मार्जिनल, या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत तंग करता है, तो आप वो सेट छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। 8 में रेकमेंड नहीं करता कि पूरा का पूरा 15 नंबर आप थ्योरी लिखो, बट फिर भी अगर वहां पे भी पेपर टफ आ जाए और आपको करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं। That's it from my side guys। ये एक ओवरऑल पूरा पेपर 8 में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जाम देना है, पूरा मैंने स्ट्रैटेजी बता दिया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बताइएगा कैसा गया एग्जाम। बाय बाय एवरीवन।